हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे अन्याय एवं कुप्रबंध के बारे में। सबसे पहले जो अन्याय है वो क्या है और कुप्रबंध क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बहुमत की श्रेष्ठता या प्रभुत्व कंपनी विधि का आधारभूत नियम है, किंतु इस नियम का बहुमत वाले सदस्यों द्वारा कई बार दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप कंपनी के कुछ सदस्यों के साथ अन्याय होता रहा है। अन्याय शब्द की कंपनी अधिनियम में परिभाषा नहीं की गई है, किंतु इस शब्द की परिभाषा लॉर्ड कपूर ने की है, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति वांचू ने एक मामले में अपनाई थी। उनके अनुसार अन्याय तब होता है जबकि शिकायत में वर्णित आचरण उचित व्यवहार के मापदंडों से हटकर किया गया है तथा ईमानदारी पूर्ण व्यवहार की उन सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है जिनका पालन कराने का हक ऐसे व्यक्ति को है जो अपना धन धरोहर के रूप में कंपनी को सौंपता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में अपन लें तो अन्याय से तात्पर्य किसी भी ऐसे आचरण या कार्य से है जो कठोर, कष्टदायी या निर्दयपूर्ण है। कंपनियों के संदर्भ में अन्याय से तात्पर्य कंपनियों के कार्यकलापों के संचालन के दौरान किए गए ऐसे कार्यों एवं आचरण से है जो उस कंपनी तथा कंपनी के कुछ सदस्यों के लिए अथवा जनहित की दृष्टि से अनुचित, अन्यायपूर्ण, कठोर, निर्दयतापूर्ण या कष्टदायी है। दूसरे शब्दों में कंपनी किसी में अन्याय तब होता है जबकि उस कंपनी के कार्यकलाप उस रीति से संचालित किए जाते हैं जो उस कंपनी के किसी एक या कुछ सदस्यों अथवा जनहित के लिए अथवा कंपनी के हितों की दृष्टि से कष्टदायी, निर्दयतापूर्ण, अनुचित, पक्षपातपूर्ण या अन्यायपूर्ण है। तो इसके हिसाब से यानी ऐसा कोई भी काम जो है वो बोझिल या कष्टदायी या अन्यायपूर्ण होगा, जो अनुचित या निर्दयपूर्ण होगा, ईमानदारी के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और उसकी निरंतरता बनी रहेगी। उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना ही होगा, ये जरूरी नहीं है। समापन के लिए आदेश देने हेतु न्याय संगत इसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से जो अन्याय है उसका अर्थ आप ये जो कंपनी अधिनियम में जो बताया गया है वो ये है। कुप्रबंध के बारे में किसी कंपनी में कुप्रबंध तब माना जाता है जबकि कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण कंपनी के कार्यकलापों का संचालन ऐसी रीति से होने की संभावना हो जो स्वयं कंपनी अथवा उसके सदस्यों अथवा सदस्यों के किसी वर्ग के हितों के प्रतिकूल हो। ऐसा परिवर्तन संचालक मंडल अथवा प्रबंधक अथवा कंपनी के अंशों के स्वामित्व में परिवर्तन के कारण हो सकता है। जिन कंपनियों में अंश पूंजी नहीं होती है उनमें ऐसा परिवर्तन उसकी सदस्यता में परिवर्तन अथवा किसी भी अन्य प्रकार के परिवर्तन के कारण हो सकता है, किंतु ऐसे किसी परिवर्तन को महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं माना जाएगा जो लेनदारों, ऋण पत्रधारियों अथवा किसी वर्ग के अंशधारियों में हितों में परिवर्तन के कारण हुआ है। या ये ध्यान रखना चाहिए कि कुप्रबंध केवल तभी विद्यमान नहीं रहता है जबकि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन कंपनी के हितों के प्रतिकूल किया जाता है। कंपनी में कुप्रबंध तब भी विद्यमान माना जा सकता है जबकि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन नहीं होने के कारण कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब अन्याय एवं कुप्रबंध से राहत कैसे मिल सकती है या उसके लिए हकदार व्यक्ति कौन है? तो इसमें पहला है कंपनी के सदस्यों द्वारा आवेदन कर सकते हैं
इसमें जो कंपनी के जो सदस्य है, एक या एक से अधिक जो सदस्य है, वो कंपनी में व्याप्त अन्याय या कुप्रबंध से राहत प्राप्त करने के लिए अधिकरण से आवेदन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कंपनी जो है अंश पूंजी वाली है, तो इस दशा में ऐसी कंपनी का निम्नांकित में से कोई भी एक सदस्य या कुछ सदस्य मिलकर राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कंपनी के कम से कम 100 सदस्य अथवा कुल सदस्यों में 1/10 अर्थात 10% भाग के बराबर सदस्य जो भी कम हो आवेदन कर सकते हैं। सेकंड, कंपनी की निर्गमित पूंजी के 1/10 अर्थात 10% भाग पर अधिकार रखने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने अंशों पर देय सभी राशियों का भुगतान कर दिया है आवेदन कर सकते हैं। ये तो अंश पूंजी वाली बात हो गई। बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की अगर है कोई, तो ऐसी दशा में कंपनी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/5 अर्थात 20% भाग के बराबर सदस्यों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि यदि अधिकरण को उचित प्रतीत हो तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या या अंशधारिता संबंधी प्रावधानों में छूट दे सकती है। ऐसी छूट देने पर कोई भी सदस्य या अन्य निर्धारित संख्या में सदस्य अधिकरण से कंपनी में हो रहे अन्याय तथा कुप्रबंध से राहत प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सदस्यों की ओर से किसी एक सदस्य द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, किंतु ऐसा करने से पूर्व ये आवश्यक है कि उस सदस्य ने अन्य सभी न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त कर ली हो। या ये ध्यान रखना है कि यदि अधिकरण को आवेदन देने के बाद कोई सदस्य अपनी लिखित सहमति वापस लेता है तो इससे उस आवेदन की वैधता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन। केंद्रीय सरकार यदि उचित समझे तो स्वयं भी किसी कंपनी में हो रहे अन्याय तथा कुप्रबंध की रोकथाम के लिए अधिकरण से आवेदन कर सकती है। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त निम्नांकित व्यक्ति भी कंपनी में हो रहे अन्याय या कुप्रबंध से राहत प्राप्त करने हेतु अधिकरण से आवेदन कर सकते हैं। जैसे वैधानिक प्रतिनिधि द्वारा आवेदन, मृतक सदस्य का कोई भी ऐसा वैधानिक प्रतिनिधि जिसे मृतक सदस्य के अंशों के पोषण करने का अधिकार है अधिकरण को आवेदन कर सकता है। ऐसा प्रतिनिधि उसके नाम अंशों का पंजीयन होने से पहले भी अधिकरण को आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है प्रन्यासी द्वारा आवेदन। किसी अंशधारी सदस्य का प्रन्यासी भी अधिकरण को आवेदन कर सकता है। उसके बाद है अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम कैसे की जाए। तो अधिकरण को आवेदन करने के जो आधार है उसमें सदस्यों द्वारा आवेदन करने के आधार पर किसी भी कंपनी का कोई सदस्य जो अधिकृत हो अधिकरण को निम्नांकित में से किसी भी आधार पर आवेदन कर सकता है। यदि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किसी ऐसी रीति से किया जा रहा है जो जनहित विरोधी है अथवा उस सदस्य या किसी अन्य सदस्य अथवा अन्य सदस्यों के हितों के प्रतिकूल या हितों के प्रति अन्यायकारी है अथवा कंपनी के हितों के प्रतिकूल है। यदि कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तथा परिवर्तन के कारण कंपनी के कार्यकलापों का संचालन उस कंपनी के अथवा उसके सदस्यों या किसी वर्ग के सदस्यों के प्रतिकूल होने की संभावना है। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन करने के आधार पर केंद्रीय सरकार अधिकरण को तब आवेदन कर सकती है जबकि इसकी दृष्टि में कंपनी के कार्यकलापों का संचालन जनहित के प्रतिकूल किया जा रहा है।
अब इसमें जो निम्नांकित व्यक्ति जो है वो अन्याय एवं कुप्रबंध से राहत पाने हेतु अधिकरण को आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसमें है, जिस सदस्य ने अपने अंशों पर बकाया जो याचनाएं हैं उसका भुगतान नहीं किया है, जिस सदस्य ने अपने अंशों पर देय किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया है, और अंशों का ऐसा धारक जिसने अंशों को अपने नाम में पंजीयन हेतु कंपनी को नहीं सौंपा है। सूत्रधारी कंपनी का अंशधारी कंपनी के सहायक कंपनी के विरुद्ध आवेदन नहीं कर सकता है। अब इसमें जो राहत है उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कंपनी में अन्याय एवं कुप्रबंध से राहत हेतु कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। जैसे अधिकरण की राय में उस कंपनी के कार्यकलाप किसी सदस्य अथवा किन्हीं सदस्यों के हितों के प्रतिकूल या हितों के लिए अन्यायकारी अथवा जनहित अथवा कंपनी के हितों के प्रतिकूल संचालित किए जा रहे हैं तो अन्याय और कुप्रबंध माना जाएगा। अधिकरण की राय में आरोपित तथ्य न्याय एवं समता के आधार पर कंपनी के समापन को उचित ठहराते हैं। तो इस तरह से अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।